हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रप्चर्ड प्लाक क्या होता है। बेसिकली जब नलियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होना चालू हो जाता है, नलियों की दीवारों के लेयर के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे करके लेयर बाय लेयर जमा होने लगता है, 10%, 20%, 50% धीरे धीरे करके बढ़ता है, तो वो नॉर्मली ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आता है। ब्लड नॉर्मली जो है वो नलियों के अंदर बहता है। कोलेस्ट्रॉल जो जमा होता है नलियों की दीवार के अंदर जमा होता है। तो ये दोनों को बीच में जो सेपरेट करने के लिए एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, एक पतली सी झिल्ली होती है। ये ब्लड को और कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन को, और कोलेस्ट्रॉल के साथ इसमें बहुत अलग अलग तरह के सेल्स, कोई फाइब्रोटिक एलिमेंट्स, कोई नेक्रोटिक एलिमेंट्स, कोई मैक्रोफेजेस होते हैं, अलग अलग तरह के प्लेटलेट्स और सेल्स होते हैं जो कि ये प्लाक मेम्ब्रेन के अंदर रहते हैं। ये सारी चीज़ नॉर्मली ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, एक मेम्ब्रेन इनको सेपरेट आउट करता है। रप्चर प्लाक का मतलब ये है कि जब मेम्ब्रेन जो प्लाक के ऊपर होती है, यानी कोलेस्ट्रॉल की इस डिपोजिशन को जिसे हम प्लाक बोलते हैं, उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है अगर वो फट जाए, वो टेयर आउट हो जाए, वो डैमेज हो जाए, जिसकी वजह से अंदर से भरा हुआ सारा कचरा कोलेस्ट्रॉल अचानक बाहर निकलने लग जाए, एक्सट्रूड करने लग जाए और वो ब्लड के कॉन्टैक्ट में आ जाए, तो इसे रप्चर्ड प्लाक बोलते हैं। और ये काफ़ी डेंजरस चीज़ है, आज इस बारे में समझेंगे। बेसिकली इसके बारे में जानना समझना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब ये प्लाक रप्चर होता है तो ये रूटीन प्लाक नहीं रह जाता, ये एक बहुत डेंजरस चीज़ बन जाता है। और रूटीन प्लाक जिसके ऊपर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है वो कई बार अपनी स्थिति पर यानी यथास्थिति वो सालों भी रह सकता है। यानी मान लीजिए अगर 70% ब्लॉकेज है किसी को और उस पर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है तो वो उस कंडीशन में सालों तक भी निकाल सकता है और कभी भी वो पेशेंट को परेशान ना करे। हाँ, धीरे धीरे करके 70 से 80, 80 से 90 बढ़ ज़रूर सकता है, कम नहीं होगा, बढ़ सकता है जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल उसमें और जमा होता रहेगा। लेकिन जब तक वो रप्चर नहीं होता तब तक हार्ट अटैक आने का चांस कंपैरेटिवली कम होता है। ऐसा ज़्यादातर बहुत नहीं होता कि पेशेंट को 70-80% ना ब्लॉकेज धीरे 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 करके वो 100 हो जाए। ज़्यादातर होता यही है कि ये 70-80-90% जब ब्लॉकेज बढ़ने लगता है तो ब्लड के फ्लो करने के लिए जगह और कम होते जाती है। अगर 70% ब्लॉकेज है तो 30% ब्लड के बहने के लिए जगह है, 80% ब्लॉकेज है तो 20% ब्लड के बहने के लिए जगह है, 90 है तो 10%। तो जितना ब्लड के लिए बहने के लिए जगह कम होते जाएगा, ब्लड का अमाउंट तो उतना ही है। मान लीजिए अगर 300 ml को क्रॉस करना है उस एरिया को, डिस्टल एरिया को ब्लड सप्लाई पहुंचाने के लिए, तो 300 ml अगर 30 या 40% एरिया में से पास करेगा तो कम प्रेशर रहेगा। अगर वही 10% एरिया में से उतने ही ब्लड को स्क्वीज आउट करना पड़ेगा तो जगह कम रहेगी। जैसे अगर किसी सिनेमा हॉल में एक छोटा सा गेट हो, वहाँ से पूरी भीड़ को निकलना हो तो ज़्यादा जाम लगेगा, ज़्यादा लंबी लाइन हो जाएगी। वहीं गेट अगर बहुत चौड़ा हो तो दिक्कत नहीं है, सब आराम से निकल जाएंगे। पाइप को जब आप दबाते हैं तो पाइप से पानी बहुत ज़्यादा फोर्स से आता है, वहीं अगर चौड़ा पाइप रहता है तो धीरे पानी आता है। तो वैसे एक नली को आप जब उसका ल्यूमेन एरिया को कम कर देते हैं तो ब्लड ज़्यादा फोर्स से आता है, ज़्यादा फ्रिक्शन करता है, ज़्यादा घर्षण करता है, जिसकी वजह से प्लाक मेम्ब्रेन रप्चर होने के चांस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक क्यों आता है? क्योंकि जब ये प्लाक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है तो अंदर का सारा कचरा है, कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग मटेरियल बाहर आने लगता है और ये सारे को बॉडी जो है इनके साथ एक तरह से रिएक्शन करता है। ब्लड में क्या है, प्लेटलेट्स भरे हुए होते हैं, ब्लड को लगता है कि यहाँ पे ये जो ब्लड के अंदर चीज़ आ रही है ये ठीक नहीं है, ये नॉर्मल ब्लड में नहीं होना चाहिए। तो ब्लड वहाँ पे उस प्लाक मेम्ब्रेन को बंद करने के लिए या वो गैप या रप्चर जो हुआ है उसको बंद करने के लिए प्लेटलेट को भेजती है। प्लेटलेट एक तरह से एक सेल्स है जो कहीं पे भी कोई भी ब्लीडिंग होता है या कोई भी मेम्ब्रेन अगर रप्चर हो जाती है, फट जाती है, चाहे कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है तो उसको सील आउट करने के लिए बॉडी प्लेटलेट्स को यूज़ करती है। तो यहाँ पे भी वही होता है कि जैसे ही प्लाक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, सारा ब्लड में से सारे प्लेटलेट्स रिक्रूट हो जाते हैं, वहाँ पे बॉडी में इंट्रिंसिक मैकेनिज्म्स होते हैं जिसके थ्रू सारे प्लेटलेट्स वहाँ पे जाते हैं और वो ब्लड कि उस मेम्ब्रेन जो रप्चर हो गया वहाँ पे गैप को सील करने की कोशिश करते हैं। ये सील करने की कोशिश में प्लेटलेट वहाँ चिपकते जाते हैं लेयर दर लेयर, और ये प्लेटलेट्स और बाकी प्लेटलेट्स को भी एक्टिवेट करते हैं। यानी ये प्लेटलेट्स कुछ साइटोकाइंस बनाते हैं, कुछ फाइब्रिन स्ट्रैंड्स के साथ चिपकते जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ और प्लेटलेट्स आते चले जाते हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो प्लेटलेट्स इतने भर जाते हैं कि वो नली ही बंद हो जाती है। तो बेसिकली ये प्लेटलेट जो आते तो एक डिफेंसिव मैकेनिज्म के तहत है कि वो जो प्लाक में रप्चर हो गया उसको बंद करने आते हैं, लेकिन कर देते हैं वो नुकसान, क्योंकि वो बंद करने के चक्कर में पूरी नली को ही बंद कर देते हैं और पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये मेम्ब्रेन का रप्चर होना डेंजरस है और ज़्यादातर हार्ट अटैक वैसे ही केसेस में होता है। हाँ, ये कहना गलत है कि हार्ट अटैक सिर्फ 90% ब्लॉकेज में ही होगा, 70% में या 50% में या 30% में नहीं होगा। प्लाक मेम्ब्रेन 30-40% वाले पेशेंट्स में भी हो सकता है। 30-40% वाले पेशेंट में ज़रूरी नहीं है कि वो ब्लड के फ्रिक्शन की वजह से ही वो मेम्ब्रेन रप्चर हो। मेम्ब्रेन कई बार अगर खुद से ही लूज हो या खुद से ही इसका इलास्टिसिटी खराब हो
तो या कोलेस्ट्रॉल ही ज़्यादा जमा होता चला जाए तो वो वैसे भी फट सकता है। कई बार ब्लॉकेज उतना ज़्यादा परसेंटेज ना भी हो तो भी मेम्ब्रेन रप्चर हो सकता है। इस वजह से 10, 20, 30% वाले ब्लॉकेजेस में भी हार्ट अटैक आ सकता है। कई लोग हमसे पूछते हैं कि ज़्यादातर हार्ट अटैक्स जो है वो ये 10-20% वाले ब्लॉकेजेस की वजह से आता है, क्रिटिकल ब्लॉकेजेस में कम आता है। तो अगर क्रिटिकल ब्लॉकेजेस में एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं तो वो गलत है कॉन्सेप्ट। पर ये समझ का फेर है बेसिकली, क्योंकि अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया के ब्लॉकेज की अगर बात करेंगे तो डेफिनेटली 90% वाला जो ब्लॉकेज है उसमें हार्ट अटैक आने का चांस ज़्यादा होगा, 80 वाले में उससे कम होगा, 50 वाले में उससे कम होगा, 20 वाले में बहुत कम होगा, एक पर्टिकुलर एरिया की अगर हम बात कर रहे हैं। पर क्योंकि ये 10-20 वाले ब्लॉकेजेस बहुत सारे होते हैं, पूरी नली में ही फैले होते हैं, तो नंबर ऑफ प्लैक्स बहुत होते हैं। जबकि 90% वाला मान लीजिए किसी की नली में 1, 2, 4 ऐसे होंगे, जबकि 10-20% वाले 50-100 होंगे। तो वो 50-100 में से एक भी मेम्ब्रेन अगर रप्चर हो गई तो पेशेंट को हार्ट अटैक आ सकता है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट भी समझना ज़रूरी है कि मेजॉरिटी ऑफ द हार्ट अटैक्स जो आते हैं वो ये 10-20% वाले ब्लॉकेजेस में आते हैं। पर अगर हम सिर्फ एक पर्टिकुलर जोन की अगर बात करें कि ये पर्टिकुलर जोन में हार्ट अटैक आने का चांस 20% में ज़्यादा है कि 90% में, तो ऑब्वियसली 90% में ज़्यादा चांस रहेगा, क्योंकि वहाँ मेम्ब्रेन के रप्चर होने के चांस ज़्यादा रहेंगे और वो वहाँ ब्लड के फ्लो करने के लिए सतह कम है, तो थोड़ा भी प्लेटलेट आके वहाँ चिपक जाएगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। जबकि 20% वाले में क्या है कि थोड़ा बहुत प्लेटलेट आएगा तो अटैक नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा प्लेटलेट आएगा तो ही अटैक आएगा। और उसमें कई बार भले मेम्ब्रेन रप्चर हो भी जाए तो भी हर एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। जबकि 90% वाले के केस में क्योंकि लुमेन में जगह नहीं है, 10% ही जगह है, तो थोड़ा सा भी अगर प्लेटलेट वहाँ पे आके चिपक जाएगा तो वहाँ से व्यक्ति को हार्ट अटैक हो जाएगा। तो हार्ट अटैक आने का परसेंटेज की अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर एरिया की, तो डेफिनेटली 90% वाले ब्लॉकेज में ज़्यादा हार्ट अटैक आएगा, 20 वाले में कम आएगा। लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स के टर्म्स में बात करें तो क्योंकि 20 वाले बहुत ज़्यादा प्लैक्स हैं तो नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स डेफिनेटली उसमें ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू 90%, क्योंकि 90% के 1, 2, 4 वैसे ही ब्लॉकेज होते हैं। स्टेंटिंग के लिए भी वही कॉन्सेप्ट है कि अगर 90% वाला ब्लॉकेज होगा तो आप स्टेंट वहाँ करते हो, 20 वाले में नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप स्टेंट का पर्पज़ क्या है कि वो कचरे को साइड में बाइंड करके क्रश करता है, कि सारा नली में जगह क्रिएट करता है। 20% में ऑलरेडी नली में जगह है, वहाँ तो जो अटैक आ रहा है वो मेम्ब्रेन रप्चर की वजह से आ रहा है, तो वहाँ पे स्टेंटिंग करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि स्टेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट है कचरे को साइड में क्रश करना। जब कचरा ही नहीं है, कचरा ही 10-20% है, तो जगह क्रिएट करने वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पर अप्लाई नहीं होता, जो कि 90% वाले केस में जहाँ हम स्टेंट करते हैं वहाँ पे पेशेंट को हार्ट अटैक आने का रिस्क कंपेरेटिवली उसमें कम होता है। 10-20% वाले में क्योंकि ब्लड वैसे भी टर्बुलेंस के साथ नहीं बह रहा, ऑलरेडी जगह है, तो वो जगह पे अगर आप स्टेंट करने भी जाओगे तो बहुत सारे स्टेंट करने पड़ेंगे और पेशेंट को एक्चुअली में उसमें कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा। ज़्यादातर ये सारे रप्चर प्लैक्स में हार्ट अटैक हो ऐसा ज़रूरी नहीं, पर हाँ अगर 90% वाला ब्लॉकेज में अगर प्लैक रप्चर हो जाए तो हार्ट अटैक का चांस ज़्यादा होता है, 10-20% वाले में कम होता है। ज़्यादातर ये प्लैक रप्चर होना कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। बॉडी में अगर सडन स्ट्रेस आए, कोई बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल वाला पेशेंट हो, उसकी तासीर ख़राब हो, जेनेटिक फैक्टर्स हो, बहुत सारे चीज़ हैं जो मेम्ब्रेन की इलास्टिसिटी को और उसके रप्चर होने की टेंडेंसी को गवर्न करते हैं। इसीलिए जिन लोग को रिस्क फैक्टर ज़्यादा होते हैं उनको हार्ट अटैक्स आने का चांस ज़्यादा होता है, जिन लोग को रिस्क फैक्टर कम होता है उनको हार्ट अटैक आने का चांस कम होता है। यही वो वजह है जिसकी वजह से सिर्फ ब्लड कोलेस्ट्रॉल एकमात्र फैक्टर नहीं है जो डिसाइड करता है कि कितने लोग को हार्ट अटैक आएगा। कई लोग बोलते हैं साहब मेरी नली में, मेरे ब्लड में जब कोलेस्ट्रॉल लेवल ही नॉर्मल है तो मुझे क्यों हार्ट अटैक आ रहा है, क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं तो नली में जमा क्या हो रहा है। तो बेसिकली वैसे लोगों में क्या है, भले कोलेस्ट्रॉल का परसेंटेज कम है लेकिन मेम्ब्रेन रप्चर होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, क्योंकि उस व्यक्ति को डायबिटीज़ है, प्रेशर है, या फैमिली हिस्ट्री है, या स्ट्रेस है, या बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स है, एडिक्शन वगैरह है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी इफेक्ट हो गई है। इसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ जाता है, भले कि वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल नली में उतना ज़्यादा डिपॉजिट ना हुआ तो भी। ज़्यादातर ये रप्चर्ड प्लैक को एंजियोग्राफी में आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, पर क्लिनिकल कोरिलेशन से हम इनको पकड़ते हैं कि मान लीजिए अगर पेशेंट हार्ट अटैक के साथ आया, ट्रोपोनिन पॉजिटिव हुआ है, तो ज़्यादातर केस में अगर वैसे पेशेंट में नली में आपको एक पर्टिकुलर जगह पे ब्लॉकेज मिल रहा है तो मान के चलना पड़ेगा कि वहाँ रप्चर प्लैक होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि पेशेंट को रीसेंट हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक क्यों आया? क्योंकि प्लैक रप्चर हुआ, प्लेटलेट जमा हुआ, इसलिए हार्ट अटैक आया। तो ये रिवर्स कोरिलेशन है एक तरह से कि पेशेंट को क्योंकि हार्ट अटैक आया और पेशेंट हार्ट अटैक के साथ एडमिट हुआ है तो उसका चांसेस ज़्यादा है कि उसको रप्चर्ड प्लैक था, इसके लिए वहाँ पे हार्ट अटैक आया और वैसे केस में आपको स्टेंटिंग करना पड़ेगा। अगर किसी पेशेंट को
एंजियोग्राफी के लिए अपने को आइडेंटिफाई करना है रप्चर्ड प्लाक है या नहीं, तो वहाँ पे यूजली वो एरिया थोड़ा सा हेजी दिखता है, वहाँ ब्लड का क्लॉट दिखता है, जो कि बाकी नली के ब्लॉकेजेस के कंपैरिजन में थोड़ा लेस डार्क होता है। नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल का अगर ब्लॉकेज अगर नली को पतला भी करेगा तो कॉन्ट्रास्ट की वजह से वो डार्क कलर का दिखेगा, लेकिन अगर वहाँ पे रप्चर्ड प्लाक होगा तो वो डार्क नहीं दिखेगा, थोड़ा सा लेस हेजी या ग्रेइश कलर का दिखेगा। ऑब्वियसली इसको नॉर्मल आदमी को अगर दिखाएं भी तो आइडेंटिफाई करना उतना ईजी नहीं है। एज अ कार्डियोलॉजिस्ट हम रोज ही उस चीज़ को देखते हैं, तो इसलिए हमारे लिए कंपेरेटिवली थोड़ा ईजी होता है। पर फिर भी ये मान के चलिए कि एंजियोग्राफी में जजमेंट रप्चर प्लाक का कर पाना उतना ईजी नहीं है। क्लिनिकल जजमेंट के बेसिस पे ज़्यादातर हम पेशेंट को जज करते हैं कि हाँ इस नली में हार्ट अटैक आया, उसमें ये ब्लॉकेज है, थोड़ा सा ईजी दिख रहा है, तो कंपेरेटिवली चांस ज़्यादा है कि यहीं पर रप्चर प्लाक होगा। 100% कन्फर्मेशन एंजियो के बेसिस पे जज कर पाना मुश्किल है। ज़्यादातर 100% जजमेंट अगर आपको चाहिए तो इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड या OCT, जिसे ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी बोलते हैं, उसके बेसिस पे ज़्यादा अच्छा जजमेंट मिलता है। OCT में आपको इतना अच्छा फाइन टूल रहता है कि आपको उसमें मेम्ब्रेन दिख भी जाती है, तो रप्चर आप ज़्यादा अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हो। हाई रेजोल्यूशन आईवस अगर आप यूज़ करते हो तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। रूटीन अगर आप आईवस यूज़ करोगे तो उसमें भी उतना अच्छे से नहीं दिखेगा। सिंपल एंजियोग्राफी में दिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करें? अगर किसी को रप्चर प्लाक हो गया तो वैसे पेशेंट में आपको ज़्यादातर अगर रप्चर प्लाक है तो उसको स्टेंट कर देना अच्छा रहता है। उसमें बेसिकली आप स्टेंट कर दोगे तो नली में जगह क्रिएट हो जाएगी। प्लेटलेट अगर आके थोड़ा बहुत वहाँ पीछे चिपकता भी है तो भी वो उतना क्लॉटिंग नहीं करेगा, नली को बंद नहीं करेगा, हार्ट अटैक आने का चांस कम रहेगा। तो अगर किसी को रप्चर प्लाक है, रूटीन पेशेंट में, स्टेबल एंजाइना के पेशेंट में 70, 80, 90% से ज़्यादा ब्लॉकेज होता है तो हम स्टेंट करते हैं। रप्चर प्लाक में थोड़ा सा थ्रेशोल्ड कम रखते हैं, जस्ट 70 के आसपास भी हो, और अगर रप्चर प्लाक हमें लगता है एंजियोग्राफिकली और पेशेंट को अगर रीसेंट हार्ट अटैक आया तो वहाँ पे स्टेंट कर देना चाहिए, क्योंकि रप्चर प्लाक में स्टेबिलिटी प्लाक की बहुत कम होती है, उसमें बार बार हार्ट अटैक आने का चांस रहता है। मान के चलिए कि अगर हम उसको अपने हाल पर सिर्फ मेडिसिन पर कर छोड़ देते हैं तो अगले कुछ दिनों में वहाँ बार बार हार्ट अटैक आने का चांस ज़्यादा है। जबकि स्टेबल प्लाक जो है, जहाँ वो 70-80% है और उसमें अगर मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुई है, नहीं फटी है, तो उसको कई महीनों तक भी वो काम चला सकता है और वहाँ पे हार्ट अटैक आने का चांस कंपैरेटिवली काफ़ी कम होगा। रप्चर्ड होने के बाद वहाँ पे बार बार हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम मेम्ब्रेन को रप्चर होने ही नहीं देंगे, हम ऐसी उसमें करेंगे, दवाई देंगे कि वो फटे ही नहीं। ऐसा यूजली नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली जो स्टैटिन्स दवा है वो माना जाता है कि प्लाक को स्टेबलाइज करती है। बाकी जो एंडोथेलियल डिसफंक्शन को इम्प्रूव करने वाली मेडिसिन होती है वो भी प्लाक को स्टेबलाइज करती हैं, पर कोई भी दवा 100% गारंटेड रिजल्ट्स नहीं दे सकती। आप कितनी भी दवा कर लीजिए, कितना भी डाइट कर लीजिए, कितना भी एक्सरसाइज कर लीजिए, 100% गारंटेड आप मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज नहीं कर सकते। वो अगर रप्चर होना है और ख़राब किस्मत है तो हो ही जाएगा। आप का बॉडी में अगर स्ट्रेस है या कोई कारण से अगर प्लेटलेट एक्टिवेट हो गए और मेम्ब्रेन रप्चर हो गई तो आप उसको 100% कंट्रोल नहीं कर सकते, आप कितना भी डाइट एक्सरसाइज परहेज कर लीजिए। तो ये कहना बिल्कुल बेवकूफ़ी भरी बात है कि हम मेम्ब्रेन को रप्चर ही नहीं होने देंगे, हम ऐसा कुछ टोटका करेंगे कि वो रप्चर नहीं होगा। ऐसा कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। एज अ कार्डियोलॉजिस्ट कोई या एज अ फिजिशियन, एज अ कोई भी पैथी वाला डॉक्टर इसको कंट्रोल पूरी तरह से नहीं कर सकता। हाँ, ये है कि कंपेरेटिवली आप स्टैटिन्स या हाई डोज मेडिसिन वगैरह लेते हैं, बाकी सारी मेडिसिन लेते हो तो रप्चर होने का चांस कुछ हद तक कम हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से ज़ीरो नहीं होता। अगर आपका रप्चर प्लाक हो गया है ऑलरेडी तो आपको खून पतला करने की दवा देनी पड़ेगी। ये खून पतला करने वाली दवा प्लाक रप्चर को तो ठीक नहीं करेगी, लेकिन हाँ ये आपको हार्ट अटैक आने का चांस इसलिए कम करेगी क्योंकि वह ब्लड को चिपकने नहीं देगी। वो ब्लड को या प्लेटलेट एक्टिवेशन को प्रिवेंट करती है। एंटी प्लेटलेट दवा हम इनको देते हैं तो वो प्लेटलेट एक्टिवेशन को प्रिवेंट करती है, प्लेटलेट वहाँ पे चिपकने नहीं देती है, तो हार्ट अटैक आने का चांस कम हो जाता है। लेकिन दवा से 100% आप रिड्यूस नहीं कर सकते प्लेटलेट एक्टिवेशन को, कुछ हद तक उसको कम कर सकते हो। मान लीजिए कि दवा के बगैर वहाँ हार्ट अटैक आने का चांस 70% है तो दवा के साथ 50% है, तो दवा से कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन दवा लेने से भी 100% गारंटी नहीं होगी कि रप्चर प्लाक में हार्ट अटैक आने का रिस्क ज़ीरो हो जाएगा। ब्लड थिनिंग मेडिकेशन वगैरह देने से भी 100% गारंटी नहीं होगी कि वहाँ हार्ट अटैक आएगा या नहीं। ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट जिनको रप्चर प्लाक है, ट्रोपोनिन पॉजिटिव है, उनको शुरुआत के 2-4 दिन एडमिट रखना चाहिए, क्योंकि वैसे पेशेंट में शुरुआत के 2-4 दिन ही जान जाने का सबसे ज़्यादा चांस रहता है। एक बार थोड़ा टाइम बीत जाता है, 2-4 महीने निकल जाते हैं तो वो मेम्ब्रेन अपने आप स्टेबलाइज हो जाती है। फिर उसके बाद वहाँ पे प्लाक रप्चर होने का या हार्ट अटैक होने का चांस कंपेरेटिवली कम हो जाता है। तो वैसे केसेस में आप अगर थोड़े दिन निकल जाएँ तो फिर वहाँ पे आप मेडिसिन पर मैनेज करो तो चलता है। इसलिए ज़्यादातर पेशेंट्स को बोला जाता है कि अगर उनको हार्ट अटैक है और रप्चर प्लाक है
तो एंजियोप्लास्टी अगर करना है तो जल्दी करें, नहीं करना है तो फिर दवा पर छोड़ दें, क्योंकि अगर जिसको भी हार्ट अटैक आना होगा पहले 10-15 दिन या 1 महीने के अंदर ही आएगा, नहीं तो कंपेरेटिवली कम चांस कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ अगर ब्लड का क्लॉट भी है तो भी वो 1-8 महीने में घुल जाएगा, और वो मेम्ब्रेन में अगर क्लॉट नहीं बनता है तो धीरे धीरे करके बॉडी के मैकेनिज्म से वो हील हो जाएगा, और वहाँ पे जो कचरा अंदर से बाहर निकलना था या कोलेस्ट्रॉल ब्लड के कॉन्टैक्ट में आना था, वो चीज़ कंपेरेटिवली एक तरह से हीलिंग मैकेनिज्म से बॉडी से में बंद हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज हो सकता है धीरे धीरे करके बढ़ जाए, लेकिन रप्चर्ड प्लाक कंपेरेटिवली जो है थोड़े टाइम में हील हो जाता है। इसलिए अगर किसी को रप्चर्ड प्लाक है तो हार्ट अटैक आने का चांस पहले 2-3 महीने में सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद धीरे धीरे करके वो प्लाक रीस्टेबलाइज हो जाता है, जब तक वो वापस ना फटे। थोड़े टाइम के बाद वही प्लाक वापस से भी फट सकता है और फिर से हार्ट अटैक आ सकता है उसी जगह पे। तो इसलिए आपको अगर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो हार्ट अटैक आने का रिस्क बार बार उस जगह पे बना रहेगा। हाँ, अगर आप दवा पर मेंटेन करोगे तो कंपेरेटिवली थोड़ा रिस्क कम हो जाएगा, हाइड्रोस्टैटिन लेते हो तो कंपेरेटिवली थोड़ा रिस्क कम हो जाएगा, एडमिशन अगर करते हैं तो कंपेरेटिवली रिस्क कम हो जाएगा, लेकिन ये कोई भी चीज़ आपको गारंटी नहीं देती कि आपको कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। सबसे अच्छा तरीका इसको ट्रीट करने का ये है कि प्लाक को स्टेंट कर दीजिए, कचरे को साइड में कर दीजिए, जगह क्रिएट हो जाएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगा। हर केस को स्टेंट करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए किसी को 10-20% का रप्चर्ड प्लाक है और वहाँ पे जगह पूरी अच्छी खासी है, तो वहाँ पे अगर क्लॉट ज़्यादा नहीं है तो आपको स्टेंट करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लॉट है तो आप क्लॉट को क्रश करने के लिए स्टेंट फिर भी कर सकते हो, जिसे जेलिंग ऑफ द क्लॉट बोलते हैं, कि क्लॉट को अपने जेल में बंद कर दिया एक तरह से। पर अगर वहाँ पे 10-20% सिर्फ कोलेस्ट्रॉल है और कोई क्लॉट भी नहीं है तो स्टेंट करने का ज़रूरत नहीं है। 70-80% के आसपास अगर ब्लॉक है और वो रप्चर्ड हो गया है तो वहाँ पे स्टेंट करने का ज़्यादा इंडिकेशन है। 10-20-30% या 50% तक भी हो, और अगर नली में अच्छा फ्लो आ रहा है, रप्चर प्लाक के बाद क्लॉट अगर एक्स्ट्रा नहीं है, तो फिर आप उसको दवा पर छोड़ सकते हो और वहाँ पे स्ट्रॉन्ग खून पतला करने की दवा दे के आप थोड़ा रिस्क को कम कर सकते हो। वैसे लोगों में स्टेंटिंग से उतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा जितना कि 70-80-90% वाले ब्लॉकेज वाले पेशेंट्स में अगर प्लाक रप्चर हुआ है तो स्टेंटिंग से जितना ज़्यादा फायदा होगा। ऐसे पेशेंट में स्टेंटिंग कर देने से हार्ट अटैक आने का रिस्क 0 नहीं हो जाता, लेकिन अगर 70% है तो उसे कम होकर 1 से 2% पर आ जाता है। तो स्टेंटिंग करने से ये बहुत ज़्यादा फायदा है कि अगला हार्ट अटैक आने का चांस ऑलमोस्ट नहीं के बराबर हो जाता है, 0 नहीं होगा, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में स्टेंटिंग करना काफ़ी एडवांटेजेस है। और अगर किसी को रप्चर प्लाक डायग्नोज होता है, चाहे एंजियोवाइज या ओसीटी या आईवस या जो भी चीज़ द्वारा, तो आप वहाँ पे स्टेंट करें तो सबसे अच्छा है। अब लोग कहेंगे कि ओसीटी आईवस जो है ये हर केस में क्यों नहीं करते। ओसीटी आईवस काफ़ी इन्वेजिव टेक्निक्स है, इसमें अपने को वायर पास करना पड़ता है और इमेजिंग का कैथेटर वहाँ पास करना पड़ता है। तो ये सिर्फ टेस्ट में पेशेंट का लगभग 70-80 हज़ार से 1 लाख तक का खर्चा आ जाता है। तो इसलिए ऐसे केसेस में आप हर केस में ओसीटी आईवस नहीं करते, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली है। सिलेक्टेड केसेस में उनको जहाँ आपको एंजियोप्लास्टी करने का इरादा है वहीं पे आप इनको यूज़ करते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने रप्चर्ड प्लाक के बारे में बात की कि मेम्ब्रेन इसमें होता क्या है और इसमें किस तरह से ये रप्चर होता है और इसमें एक्चुअल में पैथोफिजियोलॉजी क्या है, क्यों ये जानना हमारे लिए, कॉमन आदमी के लिए समझना इसको ज़रूरी है। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। जो हमारे चैनल पर जो लोग नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलेगी, और साथ में आपको हमारे नए कंटेंट का भी तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। हमारे चैनल पे बहुत सारे टॉपिक्स हार्ट अटैक से रिलेटेड, एंजियोप्लास्टी से रिलेटेड, हार्ट फेलियर से रिलेटेड बहुत सारे प्लेलिस्ट हमने बनाई है, जिसमें हर प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज़ हैं। आपको जिस तरह की भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है उस स्पेसिफिक प्लेलिस्ट पर जाके आप उसको देख सकते हैं, और उसमें आपको आपकी बीमारी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे जिससे आप अपना हेल्थ बेनिफिट ले सकते हैं।